आज का ई लेक्चर का विषय है नरसिम्हा समिति की प्रमुख सिफारिशें। ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सुविधाएं हैं बैंकिंग की उसको बढ़ाने के लिए, पूंजी की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सिफारिशें की गई। उन सिफारिशों का अध्ययन आज अपन करेंगे। जैसा कि अभी चर्चा में आया कि बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की प्रमुख सिफारिशें, जहां एक और बैंकिंग क्षेत्र की स्ट्रक्चरल सुधारों पर जोर दिया उसमें, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ बैंकिंग परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों की आवश्यकता को जरूरी बताया। किस प्रकार से इसका गठन हुआ? 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और उसके बाद ही वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हेतु पुनः इस एम नरसिम्हा समिति का गठन किया। उनकी अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित इस दूसरी एम नरसिम्हा समिति ने 23 अप्रैल 1998 को अपना प्रतिवेदन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को सौंपा। इस समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करी, जो निम्नलिखित थी। अर्थ यह है कि दो भागों में एम नरसिम्हा समिति ने सिफारिशें करी बैंकिंग को सुधारने के लिए। जो 1998 में सिफारिश करी, उनका अपन अध्ययन इस जो ई लेक्चर में कर रहे हैं, और वो निम्नलिखित है। सबसे पहला जो सुधार का उन्होंने सुझाव दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, संरचनात्मक सुधार के लिए। इसमें सुदृढ़ बैंकिंग, वाणिज्य बैंकों का परस्पर विलय किया गया, यानी सुदृढ़ वाणिज्य बैंकों का पारस्परिक विलय पर इस पर जोर दिया गया। इसमें जहां एक वृहद आर्थिक एवं वाणिज्य माहौल पैदा होगा इससे, वहीं दूसरी ओर उद्योगों पर इसका जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी बैंकों का आपस में विलय पर जोर दिया गया, ताकि जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों और बैंकिंग जो क्षेत्र है वो मजबूत हो। लेकिन यहां ही देखा गया, ये सिफारिश उन्होंने करी कि सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकिंग की अस्थियों की गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी सुदृढ़ बैंकिंग के साथ कमजोर बैंक का विलय नहीं होना चाहिए, सिफारिश की गई, क्योंकि इससे जो सुदृढ़ बैंक है उसके अस्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना, उन्होंने कहा इस जरूरी है। इसके देश की कई बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना, प्रदान करने की सिफारिश पर बल दिया गया। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग अवधारणा का अनुसरण किया गया है। ऐसे बैंकों को बंद करने की सिफारिश भी की गई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधन की स्वायत्तता एवं लोकशीलता हेतु परिवर्तन पर जोर दिया गया। बैंकों के बोर्डों को शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी बनाने की सिफारिश इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अंशधारिता में सरकार तथा रिजर्व बैंक का न्यूनतम हिस्सा 33% तक नीचे लाने की सिफारिश की गई, यानी जो सरकार का हिस्सा है उसमें कमी की गई, ताकि पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके।
बैंकों के प्रबंधकीय बोर्ड में नियुक्तियां बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के व्यवसायिक कुशलता के आधार पर किए जाने की सिफारिश की गई। यानी कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बैंकों के कुशल प्रबंध के नियुक्ति करने के लिए, जिससे कि जो बैंकिंग जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। इसके अलावा बैंकों में तेजी से कंप्यूटरीकरण तथा सह संबंधी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने की भी सिफारिश की गई। कंप्यूटरीकरण बहुत बड़ा एक जो है वो व्यापक परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो है वो आज अपन बैंकिंग व्यवस्था देख रहे हैं कि इतनी उच्च कोटि की है। तो ये जो कंप्यूटरीकरण की जो सिफारिश करी थी वो एम नरसिम्हा समिति ने की थी। दूसरा इसमें बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण है। इसमें पूंजी पर्याप्त निर्धारण हो, यानी पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिले बैंकों को, उनके पास रहे, इसके लिए ऋण जोखिमों के साथ साथ बाजारीय जोखिमों को भी ध्यान में रखने की सिफारिश की गई। ऋण से संबंधित तमाम प्रकार के जोखिम है उनको तो ध्यान में रखना है, लेकिन जो बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको भी ध्यान में रखने के लिए बैंकों को जो है वो सुझाव दिया गया, ताकि उनके पास पूंजी जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी पूंजी जो है वो ऋण के रूप में ही प्रदान कर दे। इन जोखिमों के आधार पर उसका आकलन किया जाना चाहिए। जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात, अर्थात पूंजी पर्याप्तता को सन 2000 तक 9% तथा 2002 तक 10% के स्तर पर लाने की सिफारिश की गई। यानी पूंजी की पर्याप्तता में धीरे धीरे वृद्धि करने का जो है वो सुझाव दिया गया। पूंजी पर्याप्त अनुपात में आगे वृद्धि करना तथा इसे न अपनाने वाले बैंकों को दंडित करने की शक्ति रिजर्व बैंक को दी जाने की सिफारिश की गई। यानी बैंकों की आदतें थी कि कम पूंजी रखकर वो लाभ कमाने के लिए अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किया कर देते थे, तो उसको रोकने के लिए जो है रिजर्व बैंक को ऐसे बैंकों को दंडित करने के लिए जो है सिफारिश की गई। सरकारी बैंकों की पूंजी निधियों ने वृद्धि हेतु बजटीय सहायता न देकर देश विदेशों के पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई। यानी बजट में जो है वो सरकारी बैंकों को पूंजी की सहायता कम प्रदान करके या ना प्रदान करके उसके बदले देश या विदेशी से पूंजी बाजार में पूंजी को एकत्रीकरण पर जो है बल दिया गया। इसके अलावा परिसंपत्तीय गुणवत्ता यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो कम करने पर बल दिया गया और परिसंपत्ति परफॉर्मिंग असेट्स जो है उस पर अधिक जोर दिया गया। इसके लिए क्या क्या सिफारिश की गई? परिसंपत्तियों का वर्गीकरण किया गया। इसके सबसे पहले निम्नलिखित आधार पर सिफारिश की गई कि इनका वर्गीकरण करने के लिए संदेहास्पद परिसंपत्ति पहली बार 18 माह तक किस्त व ब्याज का भुगतान न करने पर परिसंपत्ति को संदेहास्पद तक श्रेणी प्रदान की जाए। दूसरे नंबर पर घटिया परिसंपत्ति अगली बार 12 माह तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान न होने पर उसे घटिया परिसंपत्ति की संज्ञा प्रदान की जाए। तीसरा, क्षतिवान परिसंपत्ति पहचान कर ली जाए किंतु बट्टे खाते में न डाली गई परिसंपत्ति को क्षतिवान परिसंपत्ति की संज्ञा दी जाने की सिफारिश की गई है। तो इस तरीके से परिसंपत्ति गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित वर्गीकरण करके जो है उसमें गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गैर निष्पादनीय अस्थि सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किए जाने के असुविधाजनक हो जाने ऋणों को गैर निष्पादित अस्थि जाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को पूर्णतः समाप्त करने की सिफारिश की गई। 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों पर ब्याज निर्धारण का अधिकार बैंकों को दिए जाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा बैंक दर, नगद कोष अनुपात, SLR की दरों में शनैः कटौती कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सुझाव दिया गया। बैंक कर्मियों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई से पूर्व समुचित जांच पड़ताल करना आवश्यक रखा गया।
इसके अलावा रिजर्व बैंक की नियामक एवं देखरेख संबंधी क्रियाओं को पृथक करने के लिए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन BFS को स्वायत्ता प्रदान करना आदि रखा गया। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि नरसिम्हा समिति ने देश में उन्नत, प्रगतिशील एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने हेतु बहुत ही व्यापक एवं सामयिक सिफारिशें प्रस्तुत की है, जिसमें बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार, गैर निष्पादन संपत्तियों में कमी करने, पूंजी पर्याप्त अनुपात बढ़ाने, बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने तथा निदेशक मंडल में पेशेवर व्यक्तियों को शामिल करने, बैंकों की खराब परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ARF की स्थापना करने तथा BFS को स्वायत्ता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इन सब सिफारिश के आधार पर आगे बहुत बड़े बड़े जो व्यापक परिवर्तन किए गए। आपने ये लेक्चर देखा जो कि MCOM के विद्यार्थियों के लिए है। धन्यवाद।